हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। मींस हमारा जो पहली यूनिट का सेकंड टॉपिक है जो कि हमारा है एंटी अल्सर ड्रग्स, उनके बारे में चलिए आज पढ़ते हैं। तो ड्रग्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा अल्सर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ पेप्टिक अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर हमारा क्या है। पेप्टिक या फिर स्टमक अल्सर इज़ द कंडीशन विच रिजल्ट्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ अग्रेसिव फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। इनका कहना है कि जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, उसके अंदर दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है अग्रेसिव फैक्टर एंड दूसरा होता है डिफेंसिव फैक्टर। अब अग्रेसिव फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और डिफेंसिव फैक्टर कौन से हो सकते हैं। तो अग्रेसिव फैक्टर्स में हमारे आते हैं गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिन, पेप्सिन, एच पाइलोरी। मीन्स ऐसे फैक्टर जो कि हमारा अल्सर जो है उसको कॉज करते हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर। और डिफेंसिव फैक्टर कौन से हैं? ऐसे फैक्टर जो कि उसको कॉज होने से बचाते हैं। ठीक, इसमें हमारा क्या आता है, जैसे हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, म्यूकोसा हो गई, बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस हो गए एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए। ये हमारे हो गए, ये फैक्टर्स हो गए। अब सिंपल सी क्या आप क्या कह सकते हैं, पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर होता है इम्बैलेंस बिटवीन अग्रेसिव फैक्टर्स एंड डिफेंसिव फैक्टर्स। मीन्स कि हमारे स्टमक के अंदर दो टाइप के फैक्टर हैं जो कि हमारे स्टमक को बचाते हैं। जैसे जब हमारे अग्रेसिव फैक्टर से गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट्स कुछ होते हैं जो कि उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। म्यूकोसा होती है जो कि हमारी वाल होती है, हमारी स्टमक की वाल होती है, उसमें जो है वो होने से बचाती है, घाव होने से बचाती है। घाव क्यों होता है? अब जब आप जानते हैं कि जो हमारा एचसीएल होता है कितना हार्ड होता है। ठीक है, ये जो है अंदर जो है ये काज करने लगता है सिम्टम। ठीक है, वो घाव करने लगता है, इसीलिए जो हमारे डिफेंसिव फैक्टर और अग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर क्या है। ठीक है, अब जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल स्टमक, उसमें क्या है, फंडस है, उसकी बॉडी है, दूसरा हमारा पाइलोरस है। ठीक है, और ये हमारी स्टमक का पार्ट है, पहला डिओडेनम, ये हमारा नॉर्मल है। अब हमारा स्टमक विद अल्सर, अल्सर में क्या होता है कि हमारा स्टमक जो है वो तो है पूरा, लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर जो है अल्सर हो जाता है। अल्सर क्या होते हैं, मतलब कि हमारी जो वाल होती है वो कट जाती है, फिर छेन टाइप का हो जाता है, मतलब कि एक होल टाइप का हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से होने लगता है और वो जो है पेन काज करता है। इसमें देखो दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो ये जो रेड वाला है, यहाँ पे एसिड पसेस थ्रू वीकेंड मसल लेयर एंड काजिंग द अल्सर। ठीक है, ये अल्सर यहाँ पे कॉज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर एजेंट्स। मीन्स जो हमारी ड्रग्स हैं अल्सर में ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारी आती है रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस। मतलब कि नहीं हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो स्टमक के अंदर जो सिक्रीशन आ रहा है, जो सिक्रीट हो रहे हैं पदार्थ, ठीक है, उनको रिड्यूस करता है, उनके सिक्रीशन को रिड्यूस करता है। मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनिबिटर्स कह सकते हैं ना, कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट कर रहा है, इनिबिटर्स हो गए। तो इसके अंदर हमारे आते हैं H2 एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है, PPI मतलब कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आते हैं, एंटी कोलिनर्जिक्स आती हैं एंड हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ठीक है, तो पहले इनके जानते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। तो H2 एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या होती हैं, इसमें होती हैं सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमेटिडिन एंड रॉक्साटिडिन। ठीक है, ये हमारे और लोक्साटिडिन, ये हमारी 4-5 ड्रग्स होती हैं, जिसमें से हमारी रेनिटिडिन बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक, और फेमोटिडिन जो भी ये यूज़ की जाती है, ये ड्रग्स जो है यूज़ की जाती हैं। फिर सेकंड क्लास हमारी है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। ठीक, प्रोटॉन पंप इनिबिटर में हमारे आते हैं ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल एंड इसमेप्राजोल। ये जो हमारे ड्रग्स होती हैं ये आप अक्सर आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे या फिर डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, ठीक है, तो गैस की प्रॉब्लम बताते हैं तो वो आपको ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर जो ड्रग्स होती है वो देता है। ठीक है, और इसमें से आपने पेंटाप्राजोल और रेबेप्राजोल का यूज़ बहुत ज़्यादा देखा होगा। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, तो भाई वो जो ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम, जो कोलिनर्जिक हमारे रिसेप्टर्स होते हैं मस्करेनिक और निकोटिनिक, उनको ब्लॉक करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन आती है, जैसे पायरेनजेपिन हो गया एंड प्रोपैनथेलिन हो गया एंड ऑक्सीफेनोइन हो गया, नियम हो गया। ठीक है, ये हमारी 3 ड्रग्स हो गई। फिर हमारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इसके अंदर हमारा आता है मिसोप्रोस्टॉल, इंसोप्रोस्टिल एंड रियोप्रोस्टिल। ठीक है, ये हमारी ड्रग हो गई प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। अब हमारा नंबर दूसरी टाइप की जो ड्रग होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। मतलब कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देने वाली ड्रग्स, इन्हें हम बोलते हैं सिंपल भाषा में एंटासिड, मतलब कि एसिड के अगेंस्ट काम करने वाली। तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं, एक हमारी सिस्टमिक और दूसरी नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में हमारा हो गए जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट हो गए एंड सोडियम सिट्रेट हो गए। ठीक है, एंड नॉन सिस्टमिक में जैसे हमारा हो गया
नॉन सिस्टमिक में जैसे हमारा हो गया लोकल, जैसे Mg हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट हो गई, एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये हमारे होते हैं। फिर हम देखते हैं थर्ड क्लास की ड्रग हमारी होती है, वो होती है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग कौन सी होती है? इसमें हमारा आता है सुक्राल्फेट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्रग हमारी इसमें होती है सुक्राल्फेट। फिर हमारी आती है CBS कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, ये हमारी ड्रग होती हैं 2 टाइप की। फिर नंबर 4 पे हमारा आता है अल्सर हीलिंग ड्रग्स। ठीक है, ये बहुत ही कम यूज़ की जाती हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं अल्सर हीलिंग ड्रग्स। ठीक है, इसमें हमारा आता है कार्बन नॉक्सोलोन सोडियम। ठीक है, ये हमारी ड्रग आती है जो कि अल्सर को हील करती है, जल्दी जल्दी से हीलिंग उसकी प्रोसेस को तेज कर देती है। ठीक है, फिर हमारी आती है NT-H पाइलोरिक ड्रग। तो आपने देखा था कि हमारा जो अग्रेसिव फैक्टर था उसमें बैक्टीरिया था H पाइलोरी, जो कि क्या करता था, जो कि वहाँ पे हमारा जो हमारा होल्स हो गया, जो हमारा अल्सर कॉज हुआ था, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता था, पेन को ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करता था। ठीक है, तो उसको उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हम NT-H पाइलोरी ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती है? जिसके अंदर हमारे एंटीबायोटिक्स होती हैं मेनली। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन हो गई, क्लारिथ्रीमाइसिन हो गई, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल हो गया, एंटीनिडाजोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन्स हो गई। ठीक है, ये आप आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, अब हम देखते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और इनका अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ADR यूज़, ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो हिस्टामिन रिसेप्टर ऑन पेराइटल सेल, इनका कहना है जो हमारी पेराइटल सेल्स होती है। अब जब आप पूछेंगे पेराइटल सेल्स क्या होती हैं, ठीक, तो पेराइटल सेल्स क्या हैं? पेराइटल सेल स्टमक जो हमारा होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स। और वो क्या करती हैं? वो हमारे एसिड को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एसिड का फॉर्मेशन करती हैं और एसिड को जो है ल्यूमेन में सिक्रीट करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेराइटल सेल्स। ठीक है, तो ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं ये पेराइटल सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। ऑटोनोमिक सिस्टम होता है। ठीक है, फूड स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिन रिलीज। ठीक, गैस्ट्रिन, जब फूड हमारा होता है वो गैस्ट्रिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है, एंड गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स हिस्टामिन रिलीज। जो गैस्ट्रिन होता है वो हमारा हिस्टामिन को रिलीज करता है। हिस्टामिन स्टिमुलेट पेराइटल सेल्स सिक्रेशन ऑफ HCl। जो हिस्टामिन होता है वो जाके हमारी पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और HCl के सिक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के लिए सबसे अच्छा क्या देखते हैं? द H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट्स इनहिबिट एसिड प्रोडक्शन बाय रिवर्सिबली कंपीटिंग विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग टू H2 रिसेप्टर ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ पेराइटल सेल्स। इनका कहना है कि जो हमारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं, जो कि हमारी हो गई जैसे सिमेटिडीन हो गई, रेनिटिडीन हो गई, ठीक है, ये जो ड्रग्स होती हैं, फेमेटिडीन हो गई, ठीक है, ये कंपिटिटिवली जो होती हैं, कंपीट करती हैं विद द हिस्टामिन। जब हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, वो जाके बाइंड करेगा कहाँ पे? अभी आपने ऊपर देखा कि हिस्टामिन जो है वो जो है बाइंड करता है H2 रिसेप्टर पे और वो एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस H2 रिसेप्टर को जो है एसिड ड्रग देंगे जो कि उस H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और ठीक है हिस्टामिन को वहाँ पे बाइंड करने नहीं देगी। इससे क्या होगा कि हमारी पेराइटल सेल्स जो है वो स्टिमुलेट नहीं होंगी। ठीक है, और क्या होगा कि एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि H2 जो रिसेप्टर जो हमारा एंटागोनिस्ट जो ड्रग देंगे वो जाके उस H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, एंड ब्लॉक हिस्टामिन फ्रॉम स्टिमुलेटिंग द एसिड सिक्रेटरी पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। और हिस्टामिन रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर देगा और एसिड सिक्रेटरी पेराइटल सेल को जो है स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक, H2 एंटागोनिस्ट मेनली बेसल साइटेड न्यूरोजेनिक gastric secretion is suppressed and other stimuli ACH gastrin alcohol food also inhibited। कह रहे हैं कि जब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वहाँ पे बाइंड कर देगा तो वहाँ पे जो ACH का रिलीज होगा वो भी इनहिबिट हो जाएगा, गैस्ट्रिन है वो भी बंद हो जाएगा, फूड बाकी सब है वो भी हल्का हल्का बंद होने लगता है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ H2 रिसेप्टर। ठीक है, हाईली सेलेक्टिव फॉर H2 रिसेप्टर होते हैं, तो हमारी ये ड्रग्स होती हैं हाईली सेलेक्टिव होती हैं H2 रिसेप्टर्स पे। ठीक है, वेरी इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग नॉक्टुरल एसिड सिक्रीशन एज इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द हिस्टामिन। ठीक है, ये हो गया। एंड मोडेस्ट इम्पैक्ट ऑन मील स्टिमुलेट एसिड सिक्रीशन एज इट डिपेंड ऑन द गैस्ट्रिन एस्टाकोनिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड रैपिडली, मतलब कि जैसे खाएंगे, ठीक है, 5-10 मिनट में वो जो है घुल जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट फ्रॉम फेमेटिडिन, तो जो फेमेटिडिन होती है उसको छोड़कर बाकी जितनी हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फूड एंड एंटासिड में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, अगर जो हम फूड के साथ खाते हैं, ठीक है, तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है और एंटासिड जो होती है इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए आप जानते हैं कभी भी आप दवा लेने जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, ठीक है, अगर जो आपको वो क्या बोलते हैं H2 एंटागोनिस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो खाने से पहले देते हैं, अक्सर ज़्यादातर खाने से पहले ही देते हैं। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू आउट द बॉडी,
पूरी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मेटाबोलाइज बाई लीवर होगा एंड यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दो हमारी रेनिटीरियन और सिमेटिरियन ड्रग्स दी हुई हैं और उनकी कुछ बातों को बताया गया है, जैसे कि बायोबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर इसका यूज़ क्या है और एडीआरस क्या है। तो यूज़ क्या है, यूज थेरेप्यूटिकली टू प्रमोट हीलिंग ऑफ डुओडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स, ठीक है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल जीआई, ठीक है, हाइपर सेक्रेटरी कंडीशंस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर। वही है कि अल्सर को होने से बचाता है, ठीक है, और क्या है एसिड के प्रोडक्शन को नहीं देगा, ठीक है, और प्रमोट करेगा हीलिंग को, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताना भूल गए कि हमारा अल्सर होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है और दूसरा हमारा ड्यूओडेनल अल्सर होता है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, ठीक, बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। और जो हमारा ड्यूओडेनल अल्सर होता है ये बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये इसकी मेलिग्नेंसी रेट बहुत हाई होती है, ठीक। और जो हमारा ड्यूओडेनल अल्सर होता है उसकी मेलिग्नेंसी रेट वो स्लो होती है, ठीक है। ये आप कर दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडीआर क्या है, तो एडीआर में हमारा वही हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गई, बाउल अपसेट हो गया, सिमेटिरियन कॉजेज गायनेकोमेस्टिया एंड गैलाटोरिया एज इट इज एंटी एनर्जिक एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, ठीक है। प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देता है और इसे जब सिमेटिरियन होती है वो गायनेकोमेस्टिया करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेन बूब्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, सिंपली क्या कहें तो जो हम। अब हमारी आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई, सेकंड क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिस्टर्ब केमिकल बाइंडिंग इन स्टमक सेल टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन लिसनिंग इरिटेशन एंड अलोंग द पेप्टिक अल्सर टू हील, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो है केमिकल बाइंडिंग ऑफ द स्टमक सेल को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे, मैकेनिज्म बताएंगे इसका तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें ड्रग कौन कौन सी होती है, ड्रग वही ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ड्राबिप्राजोल, ठीक है, एस्पिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ठीक है, ये सारी ड्रग हमारी होती हैं। मैकेनिज्म क्या है, ब्लॉक द लास्ट स्टेप ऑफ द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होता है हमारा, जो हमारा एसिड पंप होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो हमारा आता है उसको जाके ब्लॉक कर देती है और जिससे क्या होता है हमारा जो है हमारा H+ अंदर बनता है वो बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है, जिससे कि हमारा एसिड का सिक्रेशन बंद हो जाता है, ठीक। कंबाइंड विद द हाइड्रोजन पोटेशियम एंड एडवांस ट्राइफॉस्फेट द पेरेटल सेल, ये दिया हुआ, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन एंटी अल्सर थेरेपी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है ये। इरेजोली इनहिबिट कर देती है ये पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप को, ठीक है, एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द पेरेटल सेल जो प्रेजेंट होता है। प्रोडक्ट रिक्वायरिंग एक्टिवेशन इन एसिड एनवायरनमेंट, ये होता है ये एसिड एनवायरनमेंट में ही ये एक्टिवेट होती है, ठीक है। इनएक्टिवेट एट न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच में इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और बाकी सब वही दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीकली बेसिक ड्रग एंड सो एक्यूमुलेट देन कैनलिकोली इन पेराइटल सेल्स एंड वही दिया है, बाइंड करता है एसिड को कम कर देता है, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है, वो खास नहीं है। आप जो है केवल जो हमारा मेन मैकेनिज्म होता है उसको पढ़िएगा, ठीक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है, वेरिएबिलिटी इसकी 50% होती है, ठीक है। एंड ये मेटाबोलाइज लीवर में होता है, CYP2 C9 19 एंड CYP3A4 के से ये मेटाबोलाइज होता है। एक्सक्रीशन क्या है, ये जो है मेटाबोलाइज एक्सक्रीटेड थ्रू रीनली, मतलब कि यूरिन के थ्रू होता है। ऑनसेट एक्शन क्या है, 1 से 2 आधा से 1 घंटे के अंदर जो है ये होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या, 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। एडीआर का है, हेपेटिक डिस्फंक्शन हो सकता है, डिजीनेस से, नोजिया एंड हेडेक है, तो ये नॉर्मल वाले। इंट्रैक्शन इनहिबिट ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, अब ये इनहिबिट कर देता है ऑक्सीडेशन ऑफ जो डाइज़ापाम है, है, वारफरिन है, इनका सबका जो है ये इनहिबिट कर देगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छे से देख लेंगे कि रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं अच्छे से और आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे ये हमारा है कोलिनर्जिक के लिए मस्करिनिक रिसेप्टर, ये वाला हमारा यहाँ पे H2 रिसेप्टर है, ठीक है। ये वाला हमारा गैस्ट्रिन रिसेप्टर है और ये वाला बीच में हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का रिसेप्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमारा ये पड़ता है पंप, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे कि जो हमारा H2 रिसेप्टर है, ठीक है, हिस्टामिन जाके वहाँ पे बाइंड करती है, इससे क्या होगा, CMP का लेवल बढ़ेगा, CMP का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो जाके हमारे जो हमारा पंप है, ठीक, हाइड्रोजन पंप है, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, उसको जाके एक्टिवेट कर देती है, इससे क्या होता है, तो हाइड्रोजन है वो जाके निकलता है, ठीक है। और अगर जो हम इधर बात करें, ठीक है, एक और मैकेनिज्म हमारे उसके अंदर होती है कि जो हमारे ब्लड में CO2 होता है, ठीक है, CO2 जो है वो जाके पेरिटल सेल में जाता है और पेरिटल सेल के अंदर H2 पहले से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम उपस्थित होता है, जिसकी प्रेजेंट में वो जो है हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करने के बाद जो हमारा वहीं पे एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, वो क्या करता है, इसका जो है आयनाइजेशन कर देता है और आयनाइजेशन करेगा तो H+ से बाहर निकालेगा और HCO3 निकालेगा। अब जो हमारा HCO3 कार्बोनिक आयन है, ठीक है, ये जो है ये हमारे जो
चैनल्स होते हैं उसके थ्रू जो है वापस ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और जो हमारा H+ आयन होता है वो जाके हाइड्रोजन पोटेशियम पंप जो होता है उसके थ्रू ल्यूमेन में आता है, ठीक है। इस ऐसे ही हमारा H+ ये बनता है अंदर, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे H2 रिसेप्टर बाइंड करेगा तो वो CMP लेवल बढ़ाएगा और कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इससे कि हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और जब यहाँ पे H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है हिस्टामिन, ठीक है, तो वो जो है एक्टिवेट करता है इसके मस्कुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, गैस्ट्रिक को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इससे कि वही है ये बढ़ता है वो जाके बाइंड करता है। अब एंटी कोरोनरी तो हम ड्रग खाते हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, तो उनका मैकेनिज्म इसी में आप समझ लीजिए छोटा सा। किसमें होता यह है कि जब एंटी कोरोनरी ड्रग यहाँ पे बाइंड करती है तो वो वहाँ पे कैल्शियम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, जिससे कि हमारा जो है इनिशिएट नहीं होगा एसिडिफिकेशन का हमारा जो पंप है, ठीक है। इसी तरह हमारा गैस्ट्रिन का भी होता है, गैस्ट्रिन का नहीं बढ़ेगा तो एसिड का कैल्शियम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, जिससे कि हमारा होता है जो नहीं होगा आगे प्रोसेस। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जाके जब बाइंड करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा होता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड करता है, ठीक, तो वहाँ पे कैल्शियम कंसंट्रेशन घटने लगता है, ठीक। और जब घटेगा तो जब कैल्शियम कंसंट्रेशन घटेगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा पंप है, ठीक है, जो प्रोटॉन पंप है वो जाके बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो स्लो हो जाएगा, ठीक, ये ऐसा होता है। तो बाकी इसमें आप समझ जाएंगे वेगस नर्व है कि आप किसी फूड को देखते हैं या फिर सोचते हैं उसके बारे में, तो वही वेगस नर्व होती है, वो हमारे माइंड को सिग्नल भेजती है, तो वहाँ से ACH रिलीज होता है, ठीक है। बाकी सब वही हमारा मैकेनिज्म है पुराना वाला, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे हमको दिया गया है दूसरा वाला, यहाँ पे दिखाया है कि मीसोप्रोस्टॉल ड्रग जो है वो जाके हमारे PGE रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, हमारा साइक्लिक AMP की लेवल जो है घटाएगा, ठीक है, कम कर देगा। और जब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होती हैं वो जाके बाइंड करेंगी तो वो भी हमारा साइक्लिक वहाँ, ठीक है, यही सब करता है। वही मैकेनिज्म पूरा है कि प्रोटीन कहाँ से एक्टिवेट होंगी कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ने से, उसके बाद जो है हमारा पंप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ओमेप्राजोल कहाँ पे एक्ट कर रहा है, प्रोटॉन पंप पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। मीसोप्रोस्टॉल जो हमारा PG है वो जाके यहाँ पे बाइंड करती है, ठीक, एगोनिस्ट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की, ठीक है। रेंटिडिन क्या है, वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वहाँ जाकर बाइंड करेगी। एंड ये हमारा गैस्ट्रिन वाली है, ठीक है, तो गैस्ट्रिन जाके यहाँ पे बाइंड करता है। ये आप क्या हो गए। अब हम देखते हैं एंटा एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो एंटा एसिड क्या है, एंटा एसिड्स आर दीज आर द बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज गैस्ट्रिक एसिडिटी। सिंपल सी बात है, आपने कभी कभी खाया होगा, देखो आप इनो आता है, ठीक है, इनो टाइप के सब्सटेंस जैसे गैसोफास्ट आता है, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे मार्केट में सब्सटेंस आते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा गैस्ट्रिक HCl होता है उसको जाके अंदर जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन आपने रिएक्शन पढ़ी है कि हमारा बेस होता है एसिड में जाके बाइंड करेगा और साल्ट फॉर्मेशन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसमें ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेलेंस ऑफ वन नॉर्मल HCl डैट ब्रॉट द pH 3.5 इन 15 मिनट बाई द यूनिट डोज एंटाइसिड प्रिपरेशन, ठीक, वही सब ड्रामा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ जो हमारी जो मेन पॉइंट होता है बस ये होता है कि जो हमारा एसिड होता है पेट के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर, उसको जाके ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब ये दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एंटाइसिड होता है एंड नॉन सिस्टमिक एंटाइसिड होता है, ठीक है। तो सिस्टमिक एंटाइसिड हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एक्ट बाय ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट एक्शन का होता है। एंड पोटेंट न्यूट्रलाइजर होता है, pH में राइज अबव 7, 7 से ऊपर pH भी बढ़ सकता है। प्रोड्यूस CO2 इन स्टमक, लीड्स टू डिसटेंशन डिस्कम्फर्ट, ठीक है। इंक्रीज सोडियम लोड लीड टू वर्सन इन CHF एंड इडेमा। कह रहे हैं कि ये जो हमारे ब्लड में जो है ये सोडियम लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है CHF जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसको होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। लार्ज डोज प्रोड्यूस एल्कलॉसिस, जो लार्ज डोज का ले लेते हैं तो एल्कलॉसिस कॉज कर देता है, ठीक है। नॉन सिस्टमिक क्या है, इसमें दी ज़्यादा इंसॉल्युबल एंड प्योरली एब्जॉर्ब बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे से इंसॉल्युबल होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड में जाएंगे, ठीक है, ब्लड में जाएंगे, इसलिए उसको हम नॉन सिस्टमिक बोलते हैं, ठीक। रिएक्ट इन स्टमक विद एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव क्लोराइड साल्ट, क्या होता है वो एसिड से रिएक्ट करेंगे उसके क्लोराइड साल्ट बनाएंगे, ठीक। दिस अगेन रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट इज नॉट स्प्रेड ऑन द एब्जॉर्प्शन, हेंस नो एसिड बेस डिस्टर्बेंस। अब इनका कहना है कि ये जो है एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ये हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक। तो ये जो है थोड़ा अच्छे होते हैं, ठीक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो हमारा एल्युमिनियम आयन होता है ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को, ठीक है, जिससे कि हमारा गैस्ट्रिक इम्पिटेंट टाइम जो है वो डिले होता है। दिस कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, और इसका जो हमारा ADR है एक, ठीक है, उसमें हम कॉन्स्टिपेशन को कर सकते हैं, ठीक है। म्यूकोसल एस्ट्रिंजेंट रिएक्शन आल्सो लीड टू कॉन्स्टिपेशन, में भी जो म्यूकोसल एस्ट्रिंजेंट रिएक्शन होती है भी कॉन्स्टिपेशन को लीड कर सकती है। तो नंबर 4 पे हमारा आता है एसिड अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है। नंबर 3 पे आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो अल्सर प्रोटेक्टिव क्या है, आप नाम से सुनिए, प्रोटेक्टिव, अल्सर एंड प्रोटेक्टिव। अल्सर जो हमारा कॉज हो रहा है एंड प्रोटेक्टिव क्या है, जो उसको बचा रहा है, अल्सर को बचा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारी जैसे आप ऐसा समझिए कि इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो जाके हमारा जो अल्सर हुआ, जहाँ जिस एरिया पे हमारा अल्सर हुआ है उसको जाके कवर कर लेती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर का जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उससे उसको प्रोटेक्ट करती हैं, और उसमें ये करती हैं कि ये जो हमारा एसिड होता है उसको होने से रोकती हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा बड़े होल ना हो पाएँ, ठीक है, ये होता है। अब सुक्राल्फाइड हमारी जो ड्रग होती है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। सुक्राल्फाइड कंसिस्ट ऑफ द ऑक्टा सल्फेट ऑफ द सक्रोज
टू विच एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हैज़ बीन एडेड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो ऑक्टा सल्फेट हमारा सुक्रोज का होता है उसमें जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है, इससे वो बनी हुई होती है। ठीक है, इन एन एसिडिक इन्वायरमेंट pH लेस देन 4। ठीक है, सुक्राल्फेट अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग टू प्रोड्यूस ए विस्कस स्टिकी पॉलीमर दैट अडहेयर टू एपिथेलियल सेल एंड अल्सर क्रेटर फॉर अप 6 आवर अप टू द सिंगल डोज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जो है एसिडिक इन्वायरमेंट जब होगा तब जो हमारे सुक्राल्फेट ड्रग जो होती है ये जाके वहाँ पे क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करती है। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग करेगी तो क्या होगा, वो विस्कस सा स्टिकी पॉलीमर टाइप का जो है फ्लूइड बनाती है और वो जाके हमारी एपिथेलियल जो सेल होती है, जो अल्सर होती है, उसके ऊपर जाके प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और वो एक सिंगल डोज जो होता है वो 6 घंटे के लिए काम करता है। ठीक, इन एडिशन टू इनहिबिटिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ म्यूकोसल प्रोटीन्स बाई पेप्सिन सुक्राल्फेट्स में आल्सो एडिशनल साइड प्रोडक्टिव इफेक्ट वही है कि इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन ऑफ लोकल प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स। वही ये कह रहे हैं कि जो है हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन को जब हमारी प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ जो होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ म्यूकोसल प्रोटीन को जो इनहिबिट कर देता है। ठीक है, वही सारा दिया है। सिंस इट इज़ एक्टिवेटेड बाई एसिड सुक्राल्फेट शुड बी टेकन ऑन द एम्प्टी गैस्ट्रिक ट्रैक्ट 1 आवर बिफोर द मील। कह रहे हैं कि जैसे आप जानते हैं कि इसको जो है हम खाने से मतलब कि जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करती है अपनी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम इसे खाने से 1 घंटे पहले जो है लेते हैं। द यूज ऑफ एंटासिड विद 30 मिनट्स ऑफ द डोज सुक्राल्फेट शुड बी अवॉइडेड। कह रहे हैं कि जो एंटासिड आप ले रहे हैं तो 30 मिनट के अंदर जो हमको सुक्राल्फेट नहीं लेनी है। ठीक है, द यूजुअल डोज सुक्राल्फेट इज 1 ग्राम 4 टाइम्स डेली। 1 ग्राम डोज जो है वो दिन में 4 बार लेना है फॉर एक्टिव डोडेनल अल्सर, अगर डोडेनल अल्सर है तो। ठीक है, 1 ग्राम ट्वाइस डेली फॉर मेंटेनेंस थेरेपी, अगर हम थेरेपी मेंटेन करनी है तो 2 बार लेनी है। ठीक है, अब हमको लास्ट टाइप की ड्रग पढ़नी है, डेट इज एंटी एच पाइलोरी एजेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है भाई, एच पाइलोरी हमारे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज को मारने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरियाज को मारने के लिए हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होते हैं, जैसे हमारा मेट्रोनिडाजोल हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गई, क्लोरिथ्रामाइसिन हो गई। ठीक है, मैक्रोलाइड टेट्रासाइक्लिन वगैरह जो होती हैं ये हमारी एंटीबायोटिक्स जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं। एच पाइलोरी ये क्या होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, ये pH सेंसिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक, इतनी बात जान पाए कि एच पाइलोरी क्या होता है, स्पाइरल का शेप्ड होता है। ठीक है, pH सेंसिटिव होता है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इट अटैचेस टू द सर्फेस ऑफ एपिथेलियल बीनीथ ऑफ द म्यूकस, ये जो है सरफेस एपिथेलियम बीनीथ में अटैच होता है। ठीक है, हैज़ हाई यूरियासिस एक्टिविटी, मीन्स ये जो है वहाँ पे यूरियास एक्टिविटी जो होती है उसको कॉज करता है। ठीक है, प्रोड्यूस अमोनिया विच मेंटेन द न्यूट्रल इन माइक्रोएनवायरनमेंट अराउंड द बैक्टीरिया, ये जो होता है अमोनिया को प्रोड्यूस करता है जो कि न्यूट्रल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है आसपास। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो स्टमक के अंदर इतना भयानक हमारा HCl होता है, इतना लो उसका pH होता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव कैसे करता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जब ये हमारा बैक्टीरिया होता है एच फाइलोरी, ये क्या करता है, ये अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब अमोनिया को प्रोड्यूस करेगा तो अमोनिया हमारा नेचर में कैसी होती है, वो बेसिक होती है, तो वो जाके उससे बाइंड एसिड से जो है न्यूट्रलाइज करेगी और वहाँ पे न्यूट्रल pH को मेंटेन करती है। ठीक है, इसीलिए वो जिंदा रहता है। प्रमोट बैक डिफ्यूजन ऑफ H+। ठीक है, H+ बैक डिफ्यूजन को प्रमोट करता है। एंटी माइक्रोबियल फार्माकोलॉजिकली इफेक्टिव अगेंस्ट एच पाइलोरी एमॉक्सिसिलिन ही है, ये साइड ड्रग जो है इसको खत्म सिंगल ड्रग रेपिडली डेवलप रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर वो सिंगल ड्रग ले रहे हैं ठीक है तो वो रेजिस्टेंट कॉज कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी इसके बारे में खत्म हो गई। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने ये देखा कि एंटी अल्सर ड्रग्स क्या क्या होती हैं, या फिर अल्सर क्या होता है। ठीक, आपने देखा अल्सर क्या होता है, अल्सर के टाइप क्या है, अल्सर के 2 टाइप होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर एंड गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पहले टाइप का देखा गैस्ट्रिक सिक्रीशन इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसमें तो हमें 4 टाइप का देखा कि H2 एंटागोनिस्ट होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं एंड हमारी ड्रग्स होती हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है लास्ट में, फिर हमारा सेकंड ड्रग है एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, एंटासिड्स के बाद हमने देखा कि हमारे अल्सर प्रोडक्टिव में जिसमें सुक्राल्फेट एंड CBS देखा। ठीक है, 2 टाइप की ड्रग्स आती हैं। फिर हमने देखा एच पाइलोरी के अंदर हमारी एंटीबायोटिक्स आती हैं। ठीक है, तब इसके हम अगले लेक्चर में इसके आगे के पार्ट लाएंगे। ठीक है, उसको देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।